और उसकी वजह से क्या भारत का विभाजन हुआ, या विभाजन के लिए कोई और कारण जिम्मेदार थे? अब तक हमारे दिमाग में केवल एक ही व्यक्ति गूंजता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन केवल जिन्ना ही जिम्मेदार था, ये बात भी सही नहीं है। अब हम एक सार रखेंगे, एक नई बात जो हम आज तक ही नहीं पढ़ पाए, कि पहली बार मुसलमानों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किसने किया। लेकिन उससे ठीक पहले बहुत पीछे लौट के चलो, मुसलमान वर्ग के बारे में अगर जानना है तो बहादुर शाह जफर पे आओ। जब बहादुर शाह जफर भारत में शासन कर रहा था, उसके साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया, किसको दुश्मन बनाया? मुसलमानों को। और आखिरकार मुसलमान लड़े अंग्रेजों के विरोध में, क्रांति फेल हो गई। फिर बाद में एक बात सामने आई, और जो आप पढ़ते हो डब्ल्यू टेलर, जॉन सिले, LER रीज, TR होम्स, ये क्या कहते हैं? डब्ल्यू टेलर तो कहता ही सीधा है कि ये मुसलमानों का षड्यंत्र था। याद हो अगर 1857 की क्रांति, याद हो उनकी प्रकृति कैसी थी उस युद्ध की। जॉन सिले कहता है ये पूर्णतः स्वार्थों से प्रेरित, देशभक्ति से रहित विद्रोह था। और यहाँ इतनी ही बात करूंगा कि ये रिपोर्ट सामने आई कि मुस्लिम वर्ग ने षड्यंत्र किया, और कालांतर में एक किताब लिखी एक व्यक्ति ने, W हंटर, जिसने एक पुस्तक लिखी इंडियन मुसलमान। और इंडियन मुसलमान में उसने लिखा कि अगर देश में शासन करना है तो मुस्लिम वर्ग को अपना मित्र बनाओ। अगर मुस्लिम वर्ग को मित्र बनाओगे तो आपकी एक नीति बढ़िया चलेगी, फूट डालो और राज करो की नीति। और फूट डालो और राज करो की एक कहावत रोम में प्रचलित थी कभी, जो कभी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में लागू की। रोम की कहावत थी ये। और अब बात ये, तो अंग्रेजों का 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों की तरफ रुख थोड़ा बदला। वो रुख बदला कैसे? कि इनको क्या बनाओ? मित्र। खैर उनकी तो सोच ये थी, एक वर्ग को ऊपर उठाओ, दूसरे को कम उठाओ, ताकि आपस में लड़ें। काम सारा यही है। और अब बात पे पहले थोड़ी चर्चा करूं, सांप्रदायिकता क्या होती? हमारे दिमाग में उसका एक संकुचित उत्तर है कि दो धर्मों की लड़ाई। भारत में ये धर्मों की लड़ाई कम था, ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा थी। इनको लड़ाया जाता था धर्म के नाम पर। अब हम ये सोच लें कि भारत में अगर हम सांप्रदायिकता का विकास पढ़ रहे हैं तो क्या हम दो लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई? नहीं, एक त्रिभुज था, एक और लड़ाई थी, इसमें एक और शामिल था, अंग्रेज। और इस पूरे त्रिभुज की सबसे मजबूत भुजा भी कौन थे? अंग्रेज ही थे। वो अपनी मर्जी कर रहे थे, एक को ऊपर उठा रहे थे, एक को नीचे दबा रहे थे, कभी एक को ऊपर कभी एक को नीचे। और उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, वो सारी पॉलिसीज आखिरकार क्या करती थी? दोनों को आपस में लड़ाती थी। और अब बात ये, और आप अब तक एक बात ये जान लेना, जिन्ना कभी कट्टर राष्ट्रवादी था, और वो कहा करता था कि वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित था, और वो कहा करता था कि मैं गोपाल कृष्ण गोखले बनना चाहता हूँ, मुसलमानों का गोपाल कृष्ण गोखले बनना चाहता हूँ। लेकिन फिर दो शिष्य, गांधी भी उसका शिष्य, जिन्ना भी उसका शिष्य, और दोनों की सोच में कितना फर्क। ऐसा क्यों? बहुत सी बातें हैं। अब पहला नाम आपने ये पढ़ना है कि 1875 में, पहले तो इस किताब का नाम पढ़ना है W हंटर, जिसने किताब लिखी इंडियन मुसलमान। एक अंग्रेज ने लिखी, अंग्रेजों को सुझाव दिया उसने कि किन को मित्र बनाओ? आप मुसलमानों को मित्र बनाओ, नहीं तो आपका राज्य ज़्यादा दिन यहाँ टिकेगा नहीं। फिर उस पर काम हुआ। आपको याद हो 1816 में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, सर सैयद अहमद खान, जिसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा हो, उस अलीगढ़ आंदोलन में उस व्यक्ति ने क्या किया? पहले पहल तो वो क्या था? कट्टर राष्ट्रवादी था। वो कहा करता था, 1884 में उसने एक बात कही थी कि हिंदू और मुस्लिम एक वधू की दो आंखें हैं। वो कहता था भारत के नागरिक हैं हम लोग, और वो कहता था मुझे दुख होता है जब लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, भारतीय नहीं कहते। ये बातें क्या साबित कर रही थी? कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के नेता, और वो किसका प्रतिनिधित्व? राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हिंदू या मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन अभी आगे चलते हैं। इस साल एक घटना घटी थी, उन्होंने एक स्कूल बनाया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो 1920 में क्या बन गया? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। और वो जब विश्वविद्यालय नहीं था, जब स्कूल भी नहीं था, वो कॉलेज था। जब वो एक कॉलेज था, अलीगढ़ कॉलेज, तो उस कॉलेज के पहले जो प्रिंसिपल रहे, उनका नाम था थियोडोर बेक। ये नाम बहुत बड़ा है।
अगर ये प्रश्न आया पेपर में तो नाम मान के चलो आप 95% लोग गलत करके आएंगे। थियोडोर बेक वो पहला प्रिंसिपल है अलीगढ़ कॉलेज का जिसने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपने हित के लिए काम करो हिंदुओं के खिलाफ जाकर। ये आग किसने, अंग्रेजों ने लगाई, और उस व्यक्ति का नाम था थियोडोर बेक। कौन? अलीगढ़ विश्वविद्यालय नहीं, अलीगढ़ महाविद्यालय का पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल रहा मॉरिसन, ये याद रखना, दूसरा प्रिंसिपल है मॉरिसन, और तीसरा प्रिंसिपल था अर्चबोल्ट। ये नाम ना तो आपकी गाइडों में है ना कहीं आपको ढूंढे मिलने वाले किताब में है, ये नाम, ये चैप्टर ही दिया हुआ है पूरा बीएल ग्राउर में। तो ये याद रखना थियोडोर बेक, लेकिन 3 का नाम याद रख लेना। ये बारी बारी से उसके प्रिंसिपल बने और लिखा यही मिलता है कि इन 3 प्रिंसिपल्स ने मुसलमानों को अपने हितों की लड़ाई के लिए तैयार कर दिया और वो एक आग के गोले के रूप में बदल गए। और अब बात ये यही समझना है, इस चैप्टर में कोई तथ्य नहीं मिलेंगे आपको पेपर के लिए, प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन बात समझनी है। 1816 में पैदा हुआ था सर सैयद अहमद खां। 75 में उसने स्कूल बनाया अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। जब वो कॉलेज बना तो उसका पहला प्रिंसिपल ये बना। ये व्यक्ति कभी तो ये कहता था 1884 तक कि हिंदू और मुसलमान 2 भारत नाम की वधु की आंखें हैं, लेकिन 4 साल बाद उसने मेरठ में एक भाषण दिया और उस भाषण में उसने एक बात कही कि भारत में हिंदू और मुसलमान ना केवल 2 अलग धर्मों के लोग हैं, 2 राष्ट्र हैं, बल्कि 2 अलग राष्ट्र हैं और विरोधी राष्ट्र हैं जिनका कभी भी भारत में मेल होना संभव नहीं। ये क्या चिंगारियां उठ रही थी धीरे धीरे। और इन्होंने मुसलमानों के बारे में जो बातें कही वो क्या कही कि अंग्रेजों के भक्त बनो, हिंदुओं से बचना है तो किन के भक्त बनो? अंग्रेजों के। अंग्रेजी राज्य बना रहे ये आपके हित में है। और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, संयुक्त भारत राज्यसभा। संयुक्त भारत राज्यसभा किन के लिए? या यूं पढ़ लीजिए संयुक्त मुसलमान राज्यसभा, ताकि एक शब्द डाल दो वो आपको याद रहे, भले ही किताब में उसका नाम कुछ भी हो। संयुक्त भारत राज्यसभा बनाने वाले भी यही हैं, सर सैयद अहमद खां। और एक संस्था इन्होंने और बनाई, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा। ये 2 संस्थाएं। पेपर में आने वाली बात यही है, ये संस्था बहुत बार पेपर में पूछी गई है, किसने बनाई? सर सैयद अहमद खां ने बनाई, जिसका नाम मिले संयुक्त भारत राज्यसभा। वो राजभक्ति किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। वो कहते थे अगर अपने हित बचाने हैं तो अंग्रेजों के प्रति विश्वास पात्र बनो, अंग्रेजी पढ़ो, नौकरी लो, हिंदुओं से अपनी जान बचाओ। अब ये उसने 2 संस्थाएं बनाई। अब आगे बढ़िए, एक घटना घटती है बहुत बड़ी। इस व्यक्ति ने, नाम टाइम नहीं है इसमें, इन्होंने बनाई कौन सी? ना नहीं, ये तो स्टेटमेंट है उनका मेरठ में कि हिंदू और मुसलमान ना केवल 2 अलग राष्ट्र हैं बल्कि 2 विरोधी अलग राष्ट्र हैं, उनके जिनका मेल संभव ही नहीं है। ये सिर्फ नाम मिलते कि इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई। अब बात ये, थोड़ा और आगे बढ़ो, देखिए साल था 1906 और दिन था 1 अक्टूबर। इस दिन एक घटना घटी। इस व्यक्ति ने, और यहाँ याद रखना, इस व्यक्ति ने, अर्चबोल्ट ने एक पेपर तैयार किया। अलग बात बता रहा हूँ, पढ़ी हुई है हमने। अर्चबोल्ट ने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया और पकड़ा किसको दिया? आगा खां को। कौन है आगा खां? मुस्लिम लीग को बनाने वाले। आप ये पढ़ते हो ना, आगा खां मुस्लिम लीग बनाने के लिए किससे मिला था? मिंटो से। मिंटो से मिला। वो मिलने का टाइम तो उसका दिसंबर नहीं है, अक्टूबर है, और वो दिन है 1 अक्टूबर 1906। क्या मांगने गया था? मुस्लिम लीग मांगने गया था? नहीं, वो मांगने ये गया था पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के हितों की रक्षार्थ आप हमें चुनावों में अलग हिस्सा दें। और वो मांग तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? अर्चबोल्ट। उस सबके पीछे काम ये कर रहा था, आगा खां को भड़काया इसने। और ये खैर 3 लोग तो बहुत आगे रहे, और मिंटो ने इनको हामी भर दी कि आपको अलग निर्वाचक मंडल मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो। और वो मिले तो खैर विधिवत रूप से तो यहाँ मिले,
ये क्या था 1909? मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन इससे ठीक बीच में एक घटना घटती है इस दिन, जिस दिन किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग। अब यहाँ भेद है। मुस्लिम लीग बनी 1906 में। बनाने में प्रयास करने वाला लोग आगा खां, लेकिन लोग और भी हैं। 3 नाम लेने हैं आपको। सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, वकार-उल मुल्क, 3 नाम हैं। वकार-उल मुल्क, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, आगा खां ने तो इसे बनाया था, लेकिन परमानेंटली अध्यक्ष वो बने 1908 में। जब शुरू हुई थी मुस्लिम लीग तो उसका पहला अध्यक्ष ये था, संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां, लेकिन जिसने कार्रवाई चलाई, मैं इसको और समझाता हूं, वो व्यक्ति ये था। रुकिए, अभी ये समझ में नहीं आया, इसे ठीक करते हैं। कांग्रेस पे लाओ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। बनाने वाला कौन था? ह्यूम। अध्यक्ष कौन था? WC बैनर्जी। तो बनाने वाला तो, और बनाने वालों में एक सदस्य ये भी था। ये तो संस्थापक अध्यक्ष है, वो बना है जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ है। कार्रवाई करने वाला अध्यक्ष कौन है? पहला वकार-उल मुल्क, जिसने पूरी कार्रवाई चलाई। और आगा खां परमानेंट इसके अध्यक्ष कब बन गए? इसकी जगह ली उन्होंने 1908 में। एक तो ढांचा ये है, लेकिन वकार-उल मुल्क ने उस दिन भाषण दिया इस मुस्लिम लीग में, और उसने कहा अल्लाह ना करे भारत से अंग्रेज चले जाएं तो हमारा क्या होगा। लाइन बहुत मजेदार है। इन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे भारत से अंग्रेजी राज्य खत्म हो जाए तो हमारा क्या होगा, यानी कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी, और उसी के लिए हमने लड़ना है। और किस संस्था के तहत लड़ना है? इसके तहत लड़ना है। अब कुछ कारण सीधे बोल रहा हूं कि किन ऐसी चीजों ने, क्या इसमें मुसलमान ही जिम्मेदार थे? सांप्रदायिकता की लड़ाई में, सांप्रदायिकता की आग फैलाने में हम लोग भी जिम्मेदार थे। और वो एक ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद हम स्वीकार भी ना करें। जब मुसलमानों का शासन था, मुगल शासन था भारत में, तो केवल मुगलों ने ही भारत का शोषण हिंदुओं का नहीं किया, हमारे हिंदुओं ने भी हिंदुओं का जी भर के शोषण किया है उन दिनों में। कुछ एक हिंदुओं के हाथों में सत्ता थी, वो कर्मचारियों का काम करते थे मुगलों के दरबार में। और न सही खूत मुकद्दम चौधरी नाम तो सुने हैं। इन लोगों ने लगान वसूली के नाम पर हमारे ही हिंदू परिवारों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो इसलिए अब क्या हुआ? 3 कारण और बता रहा हूं। एक तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, इन्होंने सांप्रदायिकता को फैलाया, सांप्रदायिकता को कम नहीं किया। कैसे? मुसलमानों की तरफ से एक आंदोलन चला था, वहाबी आंदोलन, अब्दुल वहाब, पढ़ा था ना नाम। और वहाबी आंदोलन क्या कहता था कि भारत क्या है? काफिरों का देश, इसे क्या बनाओ? इस्लामी, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। तो इन्होंने मुसलमानों को आग लगाई, और इधर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आग लगाई। इसी जमाने में नहीं थे वो, 1824 में पैदा हुए, 1883 में मरे, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। तो इन दोनों चीजों ने भारत में सांप्रदायिकता की आग लगाई। इसीलिए तो वेलेंटाइन शिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। अब बात, एक कारण ये हो गया, एक कारण और है, उधर वहाबी आंदोलन, इधर शुद्धि आंदोलन। एक कारण ये कि हमारे देश में एक भावना उठ खड़ी हुई इन दिनों में, वीरों को पूजने की, वीरों को पूजने की, जिसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम बहुत ऊपर था, शिवाजी का नाम बहुत ऊपर था। ये राष्ट्रवादी थे जिन्होंने किससे लोहा लिया? मुगलों से लोहा लिया। तो वो सीधे सीधे अब किसके विरोधी हो गए? मुसलमानों के विरोधी हो गए। ये परंपरा ऐसी चली युवाओं को जुटाने की, हम हिंदू नेताओं को पूजने लगे और दूसरों को हम अपना दुश्मन मानने लगे। ये भी काम खराब हो गया। अब ये घटनाएं घटती चली गई, और इन्हीं दिनों में अब आपको एक बात और समझनी, मुस्लिम लीग कहाँ गायब हो गई? 1913 में पहली बार जिन्ना ने कांग्रेस में हिस्सा लिया, और फिर वो मुस्लिम लीग का सर्वे सर्वा कब बना? 2 नाम याद रखने हैं। जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, 2 मुस्लिम नेता गांधी जी के साथ थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 2 नाम बहुत बड़े हैं। वो कहाँ छाए हुए थे? लीग पर, लेकिन समर्थन किसको कर रहे थे? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध लीग ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया, लेकिन आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी के साथ थे। लेकिन अब बात ये, जब मौलाना मोहम्मद अली मर गए 31 में, तो फिर बागडोर किसके हाथ में आ गई?
जिन्ना के, और जिन्ना बन गया कायदे आजम। और कायदे आजम जिन्ना को किसने कहा? गांधी ने। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो धीरे धीरे मुसलमानों के मध्यम वर्ग पर शासन करता गया, लीग का सर्वे सर्वा बन गया। अब सवाल ये, वो इतना कट्टर राष्ट्रवादी था, फिर उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों आया? 2 शादियां की उसने, और दोनों ही पत्नियां उसकी मर गई, और धीरे धीरे उसका जीवन एक निराशा से भर गया। अकेले रहना, कम बोलना, अंतर्मुखी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, और चिड़चिड़ाहट जहां निकली इस राजनीति में। ये जिन्ना की एक सच्चाई थी। और नेहरू जी की भी सच्चाई है। नेहरू खुद तो कब मरे? 1964 में, और नेहरू की पत्नी मर गई 1936 में, कमला नेहरू, और 38 में उनकी माँ मर गई, माता स्वरूप रानी। तो उसके बाद उनका भी जीवन उलझा हुआ है, फिर बड़े विवाद उठे हैं उन पर। तो इसलिए अब सवाल ये, एक लाइन और बोल रहा हूँ कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, कुछ ज़्यादा नहीं किया उसने। 1927 तक उसकी कार्रवाइयाँ ज़्यादा नहीं रही। जैसे ही साइमन कमीशन आया, वो फिर जाग उठी। फिर गोलमेज सम्मेलन हुए, उसमें भी ये लोग गए, आप जानते हो। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में जाते रहे ना जिन्ना, वो भी जाते रहे। फिर मुस्लिम लीग सक्रिय हो गई, और अब उसकी सक्रियता ने एक काम किया। वो क्या था? अब पटरी पे है बात। गोलमेज सम्मेलन हो गए, 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम को जिन्ना ने भी स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने भी स्वीकार नहीं किया। पढ़ते हैं ना, नेहरू ने कहा था ऐसी गाड़ी है जिसमें डिब्बे तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं। जिन्ना ने कहा था ये मूल रूप से सड़ा हुआ है। लेकिन सब बात ये, उस अधिनियम के बाद भारत में पहली बार चुनाव हुए। पहली बार 1937 में चुनाव हुए, और कितने प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की? 5। लेकिन मिली जुली सरकार और जोड़ दें तो 8 प्रांतों की सरकार ने 28 महीने काम किया। 28 महीने काम किया, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और लिन लिथगो ने बिना सोचे समझे हमें कहां धकेल दिया दूसरे विश्व युद्ध में। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, और उसके खिलाफ मुक्ति दिवस मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने। और ये उसकी बड़ी पहली कार्रवाई। लेकिन इसी से बीच एक घटना घट गई। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान मांगा 1940 में, लाहौर में, जिन्ना ने। लेकिन मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तान मांगने की बात बहुत पुरानी है, जिन्ना पहले शख्स नहीं है। 1930 में इलाहाबाद में लीग के अधिवेशन में बोलते हुए मोहम्मद इकबाल ने, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना, ये उसी की लाइनें हैं। वो आगे वाली लाइन में भूल गया कि खुदा फिर तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन इतनी अच्छी लाइनें लिखने वाला व्यक्ति भी क्या बोल रहा है 1930 में, कि इस भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपनी सांस्कृतिक विकास करने का अधिकार है, और इस आधार पर हम लोगों को अलग राज्य मिलना चाहिए, और मुझे मुसलमानों के द्वारा अलग राज्य पाना ही उनकी अंतिम नियति प्रतीत होती है। यानी कि मुसलमान आज जिस बात को लेकर चल रहे हैं दबी जबान में, वो एक दिन मांगेंगे। क्या मांगेंगे? अलग राष्ट्र। और वो कौन सा राष्ट्र? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। और उसी इकबाल के कहने के ऊपर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का चौधरी रहमत अली, अनुस्नातक, जिसने कुछ शब्द दिए, पाकिस्तान शब्द दिया उस लड़के ने, और उस शब्द उठाया गया कहाँ से? पंजाब का पै, कश्मीर का कै, सिंध का सै, और बलूचिस्तान के लास्ट के 2 अक्षर ता और न। पाकिस्तान उठाया, वो शब्द बना। उस शब्द को मुद्दा बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 1940 में। 1940 में मुद्दा बनाकर उसने 23 मार्च 1940 को डिमांड कर दी पाकिस्तान की, राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार हम एक अलग राष्ट्र होने के हकदार हैं, और अब हमें चाहिए। उसकी इस मांग को पर लगे। पर कैसे लगे? वो लगे जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कल मैं बात कर चुका हूं, और सिर्फ अब कुछ ऐसी बातें जो संदर्भ बदल दूंगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। इसलिए आपको लगे कि हमने पढ़ी नहीं, तो भी आपने पढ़ी है। देखो, जब विश्व युद्ध शुरू हो गया, कांग्रेस को अंग्रेजों ने धकेल दिया किसमें? युद्ध में। हमने त्यागपत्र दे दिए। लेकिन अंग्रेजों को हमारी मदद की तो जरूरत थी। क्यों? वो एक मोर्चे पर जापान से लड़ रहे थे, दूसरे मोर्चे पर इटली और जर्मनी से लड़ रहे थे। तो भारतीयों की मदद की जरूरत थी। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1940 अगस्त प्रस्ताव क्या था?
उसमें भी 2 योजनाएं थी। एक तो योजना क्या है कि जब युद्ध चल रहा है तो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बढ़ा देंगे, और सदस्य सारे कौन होंगे? भारतीय। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन संविधान सभा वो नहीं मंजूर होगा, संविधान वो मंजूर नहीं होगा जिसको देश की कोई भी बड़ी जाति स्वीकार ना करे। बड़ी जाति से मतलब मुसलमान, यानी कि दरार छोड़ दी, वो दरार छोड़ी, उस दरार के ऊपर पैर रखा जिन्ना ने, और उसी से उसने मुद्दा उठाया। यानी कि उसको लगा कि अंग्रेज हमारी बात का समर्थन करेंगे अगर हम मांगेंगे तो। उसने वो मांगा, 40 में उसने मांगा, 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, और उसके बाद एक सीधा सा उत्तर, क्रिप्स मिशन। कल बात हो चुकी, क्रिप्स मिशन कितनी योजनाएं लाया था? 2, दूसरी पे आई। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में संविधान तय होगा, लेकिन उसे कोई भी रियासत अगर स्वीकार ना करना चाहे तो अलग हो सकती है। एक और उसके साथ मिला, क्रिप्स चला गया। अगली घटना क्या हुई? वेवल योजना। वेवल योजना क्या थी? शिमला सम्मेलन था वो, शिमला में बुलाया गया 25 जून से 14 जुलाई तक। उसमें कहाँ लफड़ा पड़ा कि हम एक अंतरिम सरकार बना देते हैं, लेकिन जब तक वो काम नहीं होता संविधान बनने का, तब तक हम क्या करते हैं? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद बढ़ा देते हैं, उसमें आप लोगों को प्रतिनिधित्व दे देते हैं और आप अपने देश का शासन चलाइए। 2-3 मामले हम अपने पास रखेंगे। और उसमें जिन्ना अड़ गया कि उस कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम होंगे वो कहाँ से आएंगे? लीग से आएंगे, कांग्रेस से नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान तो कांग्रेस में भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कभी मोहम्मद इकबाल, ये सारे लोग कहाँ थे? कांग्रेस में थे। लेकिन अब इसीलिए वो जिद पर अड़ गया कि मुसलमान जो भी प्रतिनिधित्व मिलेगा हमें, वो कहाँ से होना चाहिए? लीग से होना चाहिए। वो भी फेल हो गया, शिमला सम्मेलन भी फेल हो गया। जब शिमला सम्मेलन फेल हो गया तो आती है कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना। अब मूल बात पे आता हूँ। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग में साथ क्या मांग रहा था? पूर्वी भारत का कौन सा एरिया? बंगाल सारा। तो कैबिनेट मिशन ने ये कहकर छोड़ दिया कि अगर हम 2 राष्ट्र बना भी देते हैं तो इनके बीच में इतना बड़ा भारत रहेगा, शासन कैसे होगा? ये तो विरोधाभासी बात हो जाएगी। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और पूरे प्रांतों को 3 हिस्सों में बांटा, ए, बे और से, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक, मुस्लिम बहुसंख्यक और एक थे बच्चे खुचे लोग। और इस तरह से उन्होंने, कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार बना दी। और जब उन्होंने अंतरिम सरकार बना दी तो उन्होंने जब पाकिस्तान की मांग को ठोकर मार दी तो उन्होंने क्या मनाया? सीधी कार्यवाही दिवस। कल बात हुई है 16 अगस्त 1946, उस दिन दंगे हुए, पंजाब, कलकत्ता, बिहार, लोग काटे गए। नोआखली सबसे प्रसिद्ध रहा, जहाँ दंगे सबसे ज़्यादा हुए। गांधी वहाँ पहुँचा, लोगों को अपील की। इस तरह से सीधी कार्यवाही दिवस हो गया और उसकी मांग और जोर पकड़ती गई। कैबिनेट मिशन चला गया। अब है बात पाकिस्तान की पटरी पे आती है, उसको मिला कैसे पाकिस्तान? हमारे देश का संविधान तो जो बना वो किस आधार पर बना? कैबिनेट मिशन के आधार पर बना है। क्योंकि अगर आप इसको भी ना पढ़ो, आप संविधान पढ़ो। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। अंतरिम सरकार में बैठा था उस समय कौन? नेहरू। अब बात ये, उधर कैबिनेट मिशन अपना काम कर गया, संविधान बन रहा है, संविधान सभा चुन ली गई, उधर युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म हो गया तो इंग्लैंड में चुनाव हुए। कल बात करी है हमने, इटली प्रधानमंत्री बन गया। जब इटली प्रधानमंत्री बन गया तो उसने 20 फरवरी को घोषणा की। वहाँ घोषणा संसद में पहला भाषण देते उसने ये की कि मैं जून 1948 से पहले पहले भारत को, लेकिन जो प्रांत मुस्लिम, उसने यूं कहा, जो प्रांत उस नीति में, उस हमारे प्रोपेगेंडा में अलग रहना चाहे उनका क्या करना है ये अभी तय नहीं हुआ। यानी कि उसने फिर उंगली पकड़वा दी जिन्ना को कि आप अगर कुछ मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। और इटली ने किसको भेजा भारत में? लॉर्ड माउंट बेटन को। माउंट बेटन आया, उसने एक प्रस्ताव ही वही रख दिया भारत के विभाजन का। और लेकिन ऐसे नहीं, जनमत संग्रह करवा। जनमत संग्रह हुआ, जनता ने पाकिस्तान से मिलने की बात की। सवाल ये है कि आज़ादी जब हमें मिल गई, कश्मीर जब अलग रहा, यही पढ़ते हो ना, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, 3 रियासतें भारत के संग में विलय होने से इन्होंने इनकार कर दिया। राजस्थान में भी थे जोधपुर जैसे लोग, बीकानेर जैसे लोग, जैसलमेर जैसे लोग, जो राजस्थान के एकीकरण से बाहर रहना चाहते थे, पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने अपने दबाव से, अपने प्रभाव से उनको मनाया। और हनुमंत सिंह जी जो जोधपुर के थे, उन्होंने तो पिस्तौल तान दी थी वीपी मेनन के यहाँ।
कि आप अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं गोली मार दूंगा। खैर ये घटनाएं तो बाद में, लेकिन जिन्ना ने क्या किया, माउंटबेटन जब आ गया उसने कहा जनमत संग्रह करवा लो, वोटिंग हुई। और मैं बात ये कह रहा था कि जब हम आज़ाद हो गए, कश्मीर हमारा हिस्सा बना, शेख अब्दुल्ला ने लिखकर जब दे दिया, महाराजा हरि सिंह ने जब लिखकर दे दिया, जनता ये कहती थी हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कश्मीर किसका है, हमारा है। ऐसा क्यों हुआ? तो वो जनता तब कहाँ थी जब जनमत संग्रह हुआ था माउंटबेटन का, तब उन्होंने वोट क्यों दिए कि हमें कहाँ मिलना है, पाकिस्तान में? जाली वोट डाले गए, ओरिजिनल वोटिंग वो नहीं हुई, डरा धमका कर वोट डाले गए। और बहुमत किसके पक्ष में गया? लीग के पक्ष में, जिन्ना के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में। इसलिए उस एरिए को जबरदस्ती धकेला गया पाकिस्तान में, वो मिलना नहीं चाहता। खैर जो भी हुआ, जिन्ना अपना काम कर गया। 18 जुलाई को जनमत संग्रह पूरा हो गया और एक ढांचा बन गया कि ये प्रदेश इधर रहेंगे। पूर्वी बंगाल किसका? पाकिस्तान का। पश्चिमी पंजाब हमारा, पूर्वी पंजाब किसका? पूर्वी पंजाब हमारा, और पश्चिमी पंजाब किसका? पाकिस्तान का। और बाकी मुल्तान, सिंध, वो प्रदेश तो वो ले ही गए। जनमत संग्रह हो गया और आखिरकार जिन्ना ने विभाजन करा के ही दम लिया। जिन्ना के बारे में एक लाइन आई थी पिछली बार पेपर में, किसने कहा था कि मैंने मजाक मजाक में ही पाकिस्तान पा लिया। वो जब परिशिष्ट आता है, किताब जब खत्म हो जाती है BL ग्रोवर की, तो एक परिशिष्ट लिखा हुआ है, उस परिशिष्ट में लिखा हुआ है जिन्ना ने एक बार व्यंग्य में कहा था, मजाक में कहा था कि मैंने मेरे एक सचिव और उसके एक टाइपराइटर की मदद से पाकिस्तान पा लिया। और बड़ा टेढ़ा प्रश्न था ये, उसमें नाम लिखे थे रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, एक नाम और था। तो अब सवाल, अगर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो हमारा प्रश्न सही हो जाता। हमने ज़्यादा दिमाग लगाया, हमने गलत कर लिया। कम दिमाग वाले के दिमाग में एक ही उत्तर होता है, पाकिस्तान मतलब जिन्ना, उत्तर सही था। हमने कुतर्क किया, हमने गलत कर लिया। तो ऐसी नहीं, गलतियाँ हुई। 10-12% मेरी भी गलत हुई 120 में से। और मैं तभी आपको कहता हूँ, अंतिम 10% जो हैं MA वाले हिस्से के, आप पढ़ लो, 10 में से 5 सही अगर कर लिए तो आप बहुत आगे हो। उम्मीद है हो जाते हैं, पर उसमें थोड़े से व्याख्या के प्रश्न होते हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक नया करेक्टर जोड़ रहा हूँ, उसमें भी बातें ज़्यादा